मित्रों नमस्कार, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की जो वीडियो है यह इमोशनल डेवलपमेंट के साथ हम लोग आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। तो संवेगात्मक विकास की कक्षा आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और सभी छात्र छात्राओं को ये पता हो गया है कि सुपर टेट का अब नोटिफिकेशन आने वाला है और सुपर टेट के दृष्टिकोण से संवेगात्मक विकास बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसलिए इस वीडियो को सब लोग अच्छे से देखेंगे और इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे। देखिएगा, हम लोग पिछली वीडियो में जैसे बात किए थे उसी तरीके से इसको भी क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। संवेगात्मक विकास का पहला टॉपिक होगा कि संवेगात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। यहां पर हम लोग संवेग के अर्थ पढ़ेंगे, सांवेगिक विकास की विशेषता पढ़ेंगे, फिर सांवेगिक विकास की परिभाषा पढ़ेंगे और उसके बाद इसके प्रकार पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग इतनी बात करेंगे। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी टॉपिक के साथ आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि सभी छात्र जानते हैं संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहा जाता है। स्क्रीन पर भी ये सब लिखा हुआ है जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो जो छात्र अपना नोट्स बनाते हैं वो लोग कंटिन्यू नोट्स अच्छे से बनाएंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो मैं बात कर रहा था कि जो संवेग है, संवेग को इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में इमोशन कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ है इमोशन कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ई और दूसरा मोशन। और ई का तात्पर्य होता है अंदर से और मोशन का जो अर्थ होता है आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। अर्थात इमोशन का जो तात्पर्य बनेगा मित्रों, यहां पर यह होगा कि जब हम आंतरिक भावों को बाहर की तरफ गति देने लगते हैं तो वही इमोशन कहलाता है, वही संवेग कहलाता है। एक सामान्य सी बात मैं आपको बताता हूं। यदि संवेग की बात कही जाए तो मैकडूगल का नाम सबसे पहले आता है। मैकडूगल महोदय ने 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कोई संवेग नहीं होता है, क्योंकि अगर होता तो मैकडूगल महोदय बताते जन्म के समय यह संवेग। लेकिन वहीं पर एक मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज हैं जिन्होंने जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग की चर्चा की है। तो सवाल का नेचर देख करके उत्तर लगाएंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कौन से संवेग हैं, कौन सा नहीं है, ऑप्शन में किस तरीके से दिया है, तो इस पर भी ध्यान देना है। लेकिन हम लोग अभी संवेग की बात कर रहे हैं। वेगवान होकर कार्य करने की प्रक्रिया संवेग कहलाती है। किसी भी क्रिया में वेग आ जाए, गति आ जाए, गतिमान होकर कार्य करना संवेग कहलाता है। देखिए स्क्रीन पर लिखा है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वेग से युक्त। अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे हम संवेग कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत है मित्रों, और इन कंटेंट पर विशेष फोकस करना है, ध्यान देना है। तो यहां पर देखिएगा, वेग से युक्त होकर, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं, उसी को हम इमोशन कहते हैं। उदाहरण, हम नॉर्मल स्थिति में ऐसे चलते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर संवेग आता है तो हमारी गति बढ़ जाती है। जैसे दौड़ना तेज गति से संवेग है, जल्दी जल्दी सांस लेना संवेग है, झगड़ा होने पर गुस्सा आना संवेग है। ये सारे उदाहरण संवेग के हैं कि जिसमें क्रिया में तीव्रता हो जाए, आंतरिक भाव को व्यक्त करने में गति आ जाए, वही संवेग कहलाता है। और प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव के अंदर संवेग पाया जाता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। बिना संवेग के जीवन संभव नहीं है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, हर प्राणी के अंदर संवेग पाया जाता है। और यहां पर लिखा भी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में समय समय पर क्रोध, भय, हर्ष, घृणा, प्रेम, वासना, क्षोभ आदि भावों का अनुभव करता है।
और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। जैसे जब हमको नौकरी मिल जाती है तो सोचिए कि कितना अच्छा होगा वो पल, कितना खुशहाली का पल होगा, कितने प्रसन्न मुद्रा में होंगे, वो एक संवेग है। जब आपका किसी से झगड़ा हो जाता है मित्रों, तो सोचिए वो पल कि जब आप एक सांस में किसी व्यक्ति को 10 गाली दे देते हैं। क्या आप नॉर्मल होते हुए ऐसा कार्य करते हैं? कभी नहीं करते। तो संवेग की दशा में व्यक्ति गाली भी स्पीड में देता है, वेगवान होकर करता है। क्रोध आने पर भौंवा चढ़ जाना, चेहरा लाल कर लेना, यह सब संवेग के प्रतीक हैं। लोग कहते हैं अरे बहुत गुस्सा में है व्यक्ति, बोलने लायक इस समय नहीं है, यह संवेग है। बार बार सोच जाना, यह भी एक संवेग है। गुस्सा आने पर बार बार सोच जाने की प्रक्रिया, यह भी संवेग का प्रतीक है। जब हम शारीरिक संवेग के प्रकार पढ़ते हैं तो उसमें आंतरिक संवेग और बाह्य संवेग भी होता है। तो आंतरिक संवेगों में धड़कनों का तेज चलना, रक्तचाप का बढ़ जाना, ये सब संवेग के प्रतीक है। संवेग जब होता है तो वेग में हमारे क्या हो जाता है, तीव्रता आ जाती है। तो यहां पे लिखा हुआ मानव जीवन में संवेग का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य को संवेग के द्वारा विभिन्न कार्यों को करने की प्रेरणा मिलती है। यदि आपके अंदर कोई कार्य करने की इच्छा ना हो, लेकिन मनुष्य यदि कोई कार्य कर रहा है और वह प्रेरित होकर कर रहा है तो वह भी एक संवेग है। संवेग के उदय होने पर व्यक्ति में अतिरिक्त शक्ति का संचार होता है। अतिरिक्त शक्ति का संचार, जैसे मान लीजिए हम किसी पे जब गुस्सा होते हैं तो एक सांस में 10 गाली दे देते हैं, तो जैसे लगता कहीं अलग से बल मिल जाता है। और क्या हम सामान्य स्थिति में उस बल को दिखा पाते हैं? नहीं दिखा पाते हैं। तो मित्रों, व्यक्ति में अतिरिक्त शक्ति का संचार होता है तथा ऐसे कार्य को भी कर दिखाता है जो वह सामान्य स्थिति में उसके लिए संभव प्रतीत नहीं होता। जैसे आप छत पे खड़े होकर टहल रहे हो और बगल में पता चले कि बगल के छत से कोई शेर कूद के आपके छत पे आ गया, और आप कभी छत नहीं, आप कभी 2 फुट से भी ना कूदे हो, और जब यह पता चलता है कि शेर हमें खाने आ रहा है तो हम 15 फुट ऊंचे छत से भी कूद जाते हैं। मतलब जो कार्य हम सामान्य स्थिति में कभी नहीं करते, संवेग के आने पर हम वो भी कार्य कर लेते हैं जो सामान्य स्थिति में नहीं कर पाते हैं। तो क्या बोलता है? संवेग है। अर्थात संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और मोशन। ई का तात्पर्य या ई का अर्थ अंदर से, और मोशन का अर्थ आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। हिंदी में संवेग का अर्थ वेगवान होकर कार्य करने से है, वेगवान होकर कार्य करने से है, उसी को हम संवेग कहते हैं। मित्रों, हमें उम्मीद है ये संवेग का जो पॉइंट आपने देखा है ये समझ में आ गया होगा। सामान्य शब्दों में आप बोल सकते हैं वेगवान होकर कार्य करने की क्रिया को ही संवेग कहते हैं। संवेग को अंग्रेजी भाषा में इमोशन बोलते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और मोशन। ई का अर्थ अंदर से, मोशन का मतलब होता है गति प्रदान करना। अंदर से गति प्रदान करने की प्रक्रिया को ही इमोशन कहते हैं। ये 60 में आपको मैंने एक तथ्यात्मक बात बता दी। अब देखिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और संवेग की कुछ विशेषताएं हैं, हम लोग विशेषताओं पर बात करते हैं। आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा? संवेग का अर्थ पढ़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो चीजें आपने अभी देखी। अब हम दूसरी बात करते हैं, संवेग की विशेषताएं। संवेग की विशेषता क्या होती है? संवेग की विशेषता जो होती है, देखिएगा, संवेग की विशेषता पहली है व्यापकता, अर्थात संवेग की व्यापकता। दूसरा, विचार प्रक्रिया का लोपन। तीसरा, संवेगों की अस्थिरता। मूल प्रवृत्ति में संबंध, संवेग की क्रियात्मक प्रवृत्ति, शारीरिक परिवर्तन,
व्यक्तिगतता, संवेगों का स्थानांतरण, सुख दुख का भाव। ये हमारे क्या है? संवेग की विशेषताएं। लेकिन ये विशेषता इतने से समझ में नहीं आएगी आपको, क्योंकि इसे अच्छे से बताना पड़ता है कि इसके बारे में इसका मतलब क्या है। तो इसको हम विस्तार से अध्ययन करते हैं, विस्तार से इन बातों को देखते हैं कि संवेग की व्यापकता का मतलब क्या है। संवेग की व्यापकता का मतलब यह है कि समाज का कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीवधारी हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी बुजुर्ग हो, सबके अंदर संवेग व्याप्त है, सबके अंदर संवेग पाया जाता है। यह नहीं है कि आप कह सकते हैं कि हमारे में संवेग नहीं है। यह है कि किसी में कम संवेग तो किसी में ज्यादा संवेग पाया जाता है। आप देखते होंगे कि आप जहां रहते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। हर्ष, क्रोध, भय, घृणा, ये सब संवेग है। कोई व्यक्ति जल्दी गुस्सा हो जाता है तो वो अपने संवेग को जल्दी प्रदर्शित कर देता है। किसी व्यक्ति को आप डांटते रहिए, बोलते रहिए, जल्दी वो गुस्सा नहीं होता, उसके संवेग थोड़े स्थिर होते हैं। स्थिर का मतलब जल्दी उग्र नहीं होता। कहने का मतलब समाज के हर प्राणी में संवेग पाए जाते हैं, किसी में कम, किसी में ज्यादा। चाहे वो वृद्ध हो, चाहे बालक हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे किशोर हो, हर बालक के अंदर संवेग पाए जाते हैं। और ब्रिजेश महोदय ने तो यह भी कहा कि जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के समय बालक के अंदर उत्तेजना होती है, और उसी उत्तेजना के द्वारा बालक अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो मित्रों, यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि संवेग की व्यापकता, संवेग समाज के हर प्राणी में व्याप्त है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो। हर बालक के अंदर, हर प्राणी के अंदर, हर जीव के अंदर, हर जीवधारी के अंदर, हर पेड़ पौधे के अंदर, हर कीटाणु के अंदर, हर जीवाणु के अंदर संवेग पाया जाता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो मित्रों, यह बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट यह है, दूसरा शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन देखिएगा, शारीरिक परिवर्तन का मतलब जब संवेग की उपस्थिति होती है शरीर में, जब हमारे अंदर संवेग की उपस्थिति होती है, जब संवेग आते हैं तो हमारे शरीर में परिवर्तन दिखते हैं। और यह परिवर्तन दो प्रकार का होगा मित्रों। एक होगा आंतरिक परिवर्तन और दूसरा होगा बाह्य परिवर्तन। आंतरिक और बाह्य का सेंस यहां समझिएगा क्या है। आंतरिक परिवर्तन का सेंस यहां पे आंतरिक देखिए, थोड़ा सा अच्छे से बता दिया जाए। आंतरिक परिवर्तन की बात यहां पे हो रही है कि आंतरिक परिवर्तन कैसे होते हैं और बाह्य परिवर्तन कैसे होते हैं। बात किसकी हो रही थी? शारीरिक परिवर्तन की हो रही थी। और शारीरिक परिवर्तन के दो भाग होंगे, पहला आंतरिक परिवर्तन और दूसरा बाह्य परिवर्तन। जो आंतरिक परिवर्तन है, इसमें क्या क्या आता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। आंतरिक परिवर्तन में जैसे रक्तचाप का बढ़ जाना, रक्तचाप का बढ़ जाना, रक्तचाप का बढ़ जाना आंतरिक परिवर्तन का पहला उदाहरण। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जल्दी जल्दी सांसें लेना, जल्दी जल्दी
सांस लेना। तीसरा उदाहरण लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है तीसरा। पाचन तंत्र का बिगड़ जाना। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आंतरिक परिवर्तन के वे भाग होते हैं जैसे रक्तचाप का बढ़ जाना, तेजी से सांस लेना। मैंने कहा था संवेग का मतलब था वेगवान होकर कार्य करने की प्रक्रिया, संवेग कहलाती है। और जब व्यक्ति तेजी से सांस लेता है, जब उसके रक्तचाप बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर जिसे आप बोलते हैं। व्यक्ति बार बार पाचन क्रिया बिगड़ जाने से शौच की क्रिया बार बार करता है, यह भी एक संवेग है। तो ये हमारे कैसे हो जाते हैं तीनों उदाहरण, ये होंगे आंतरिक परिवर्तन के होंगे, आंतरिक परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन में देखिएगा क्या क्या आएगा। बाह्य परिवर्तन में जब होता है तो बाह्य परिवर्तन का पहला उदाहरण देखिएगा मित्रों, बहुत मजा आएगा। बाह्य परिवर्तन जैसे गुस्सा आने पर भाषा बदल जाना, भाषा का बदल जाना, ये कैसे परिवर्तन है? बाह्य परिवर्तन है। दूसरा उदाहरण लीजिएगा, चेहरा लाल हो जाना, चेहरा लाल हो जाना, लाल हो जाना किसी बालक का या किसी मनुष्य का या किसी प्राणी का जब गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है तो वह एक संवेग को प्रदर्शित करता है। हाथ पैर कंपन करना, कंपन करना, कंपन करना, यह भी क्या है मित्रों? संवेग है। भौंवा चढ़ जाना, ये सब क्या कहलाते हैं मित्रों? शारीरिक परिवर्तन के संवेग हैं। शारीरिक परिवर्तन में इस तरह से संवेग प्रदर्शित होते हैं। तो आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कहने का मतलब मित्रों मेरी बात यह है कि जब हमारे अंदर संवेग आते हैं तो शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, और यह शारीरिक परिवर्तन एक आंतरिक रूप में होगा और दूसरा बाह्य रूप में होगा। और मैंने उदाहरण पीछे स्लाइड पे दिखाया है, आगे पीछे करके देखेंगे समझ में आएगा। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा महत्वपूर्ण बात है विचार प्रक्रिया का लोप। विचार प्रक्रिया का लोप का सेंस यहां पे मित्रों क्या है, पहले इसे देखिएगा। विचार प्रक्रिया का लोप क्या कहता है? विचार प्रक्रिया का लोप, विचार प्रक्रिया का लोप, लोप, लोभ नहीं है, विचार प्रक्रिया का लोप। अब ध्यान दीजिएगा, विचार प्रक्रिया का लोप में क्या होगा? जब संवेग की वृद्धि होती है, जब संवेग आता है तो विचार का मतलब होता है बुद्धि से। जितना संवेग बढ़ेगा, संवेग जितना बढ़ेगा, बुद्धि उतनी क्या हो जाएगी? घटेगी। कहने का मतलब विचार प्रक्रिया का लोप होने लगता है, सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है जब संवेग बढ़ते हैं। यह संवेग की विशेषता है मित्रों कि जब संवेग बढ़ेगा, जितना आप क्रोधित होंगे उतनी बुद्धि निम्न होगी, उतने आपके विचार में कमी आएगी, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पर लीजिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे जब हम अपने ही घर के बच्चों के साथ खेलते हैं और कभी एक दूसरे में जब लड़ाई हो जाती है मित्रों, तो आप देखते होंगे कि हम अपने ही छोटे भाई को ऐसा मार देते हैं कि बेचारा रोते रोते बेहाल हो जाता है। और जब मां पूछती है कि तुम बताओ, पापियों की तरह से अपने भाई को मार रहे हो, तो क्या बोलता है कि मुझे क्रोध आ गया था। और क्रोध भी एक संवेग है, और क्रोध जितना बढ़ेगा, विचार, सोचने समझने, चिंतन करने परखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो संवेग की जब वृद्धि होती है तो विचार प्रक्रिया का लोपन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए संवेग की विशेषता है कि विचार प्रक्रिया का लोपन मित्रों। तो याद रखिएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है किसकी?
संवेग की विचार प्रक्रिया का लोपन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, अभी तक 3 विशेषता आपने पढ़ी, अब देखिएगा चौथा व्यक्तिगतता। व्यक्तिगतता, हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल संवेग होता है। हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल संवेग होता है, उसमें कोई बांट नहीं सकता है। इंडिविजुअल संवेग, यदि हम खुश हैं तो बगल वाला हमारे इतना खुश नहीं हो सकता। सगा भाई उतना खुश नहीं होगा जितना हम खुश हैं। संवेग सबका इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है। उदाहरण लीजिए, एक आप देखते होंगे रोड पर भिखारी बैठे रहते हैं, कोई दयावश उन भिखारियों को वस्त्र अर्पण करता है कि भाई बहुत गरीब व्यक्ति है, हमारे कपड़ा देने से इसकी स्थिति सुधर सकती है। हम दया के संवेग प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ लोग बगल से गुजरते समय कहते हैं मित्रों कि अरे इसका तो रोज का यही नाटक है, रोज सड़क के किनारे झोला लेके बैठ जाता है और भीख मांगता रहता है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, काम नहीं करता। मेरी जो ये संवेग है, आपको समझ में आ रहा होगा कि वह व्यक्ति गुस्सा करके गया, मतलब क्रोध प्रकट कर रहा है, यह भी एक संवेग है। अब देखिएगा, एक व्यक्ति जो उस भीख मांगने वाले भिखारी का भाई है, वो शाम को देखता है कि अरे भैया तो आज बहुत ढेर सारा भिक्षा लेकर के आ गए, वो प्रसन्न होता है, प्रसन्नता का संवेग प्रदर्शित हो रहा है। हर व्यक्ति का, कहने का सेंस क्या है, हर व्यक्ति के जो संवेग होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं मित्रों। हर व्यक्ति का अपना संवेग होता है। जरूरी नहीं कि मैं दुखी हूं तो मेरे बगल वाला भी दुखी रहना। हम खुश हैं तो जरूरी नहीं कि बगल वाला खुश हो सकता है वो हमसे ज्यादा खुश हो सकता है वो हमसे कम खुश हो सकता है वो बहुत दुखी हो गया हो मेरे खुशी को देखकर। तो जो संवेग होते हैं मित्रों वो क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। संवेग की विशेषता है मित्रों, हम लोग यहाँ पे संवेग की विशेषता पढ़ रहे थे, और संवेग कैसे होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, इसीलिए लिखा गया है संवेग की व्यक्तिगतता। संवेग व्यक्तिगत होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। अगला, संवेगों की अस्थिरता। संवेगों की अस्थिरता, देखिए कितना मजेदार विशेषता है संवेगों की अस्थिरता, यह भी बहुत मजा देगा। संवेगों की अस्थिरता, संवेग जो होते हैं स्थिर नहीं होते या अस्थिर होते। उदाहरण, हम कभी भी किसी भी व्यक्ति पर यदि क्रोधित होते हैं तो क्या हम कई साल तक क्रोधित रहते हैं? क्या अभी क्रोधित हुए 10 मिनट के बाद हम खुश हो जाते हैं? लिखा है अस्थिरता, संवेग कभी स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है। अभी हम खुशी खुशी घर से निकल रहे हैं, गए रोड पर, हम कोई ऐसी घटना देख लिए जो हम दुखी हो गए, हमारा संवेग दुख में बदल गया। आप देखते होंगे कि व्यक्ति हंसता हुआ घर से निकलता है, आगे जाता, पता चली गाड़ी लड़ गई, कहीं चोट लग गया, व्यक्ति दुख में हो गया। लेकिन वो दुख हमेशा नहीं रहता, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए रहता है और फिर दुख हट जाता है, फिर व्यक्ति खुश हो जाता है। तो संवेग क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं, या स्थिर नहीं होता। कोई जिंदगी, किसी को बहुत ज्यादा खुशी मिल जाएगी तो जिंदगी भर खुश नहीं रहेगा, किसी को दुख हो गया तो जिंदगी भर दुख नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए रहता है, क्षणिक होता है। तो संवेग कैसे होते हैं? संवेगों की अस्थिरता होती है। अगला हम लोग देखते हैं संवेग का स्थानांतरण। संवेग का स्थानांतरण, अगले संवेग की हम लोग बात कर रहे हैं मित्रों। अभी हम लोग संवेगों की अस्थिरता देखे, अब संवेगों का स्थानांतरण। संवेग का स्थानांतरण, कभी भी संवेग का स्थानांतरण नहीं होता। संवेग का स्थानांतरण का सेंस ये है कि हमारा संवेग हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते। हमारी सगी मां है जो मुझे जन्म दी है, हम उसको नहीं दे सकते, उसका संवेग हम नहीं ले सकते। संवेगों का स्थानांतरण, संवेग स्थानांतरण नहीं किए जा सकते हैं। जिसका जो संवेग है उसे उस संवेग के साथ जीना होगा, वो खुद का पर्सनल संवेग होगा मित्रों। तो इसलिए कहा जाता है संवेग की विशेषता में संवेगों का स्थानांतरण नहीं होता है।
अब ध्यान दीजिएगा, मूल प्रवृत्ति से संबंध, जितने भी संवेग होते हैं उतनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। हम सबकी बात नहीं करते हैं, हम मैकडूगल महोदय की बात करते हैं। एक चार्ट आपके सामने मैकडूगल के रूप में है, उस चार्ट को आप देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएंगे कि हर संवेग की मूल प्रवृत्ति होती है। और मैकडूगल ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? 14। एक दो उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हर संवेग की मित्रों मूल प्रवृत्ति होती है पलायन का भय। पलायन का क्या होता है? भय होता है। युयुत्सा का क्रोध होता है। निवृत्ति का घृणा होता है। संतान कामना का वात्सल्य होता है। यहां पे संवेग लिखा हुआ है और यह मूल प्रवृत्ति लिखी हुई है। मूल प्रवृत्ति से संवेग का निर्माण होता है। मूल प्रवृत्ति से संवेग का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संवेग का निर्माण किससे होगा, तो मूल प्रवृत्ति से होगी। अब यहां पर जो बच्चा है, अब मैं मान लीजिए अगर हम पलायन की बात करें, अगर कोई पलायन कर रहा है तो किसके वजह से हो रहा है? भय के वजह से हो रहा है। शेर को देख करके आप भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं भाई? क्योंकि आपके अंदर क्या हो गया? भय आ गया, फियर आ गया। भयभीत होकर के पलायन कर जाते हैं। देखिए, जब तक पलायन नहीं करेंगे तब तक भय नहीं आएगा। अब पलायन करेंगे तो आप भयभीत हो गए। उदाहरण लीजिए, आपको यदि कोई यह बता दे कि बगल वाले पेड़ पर रात में चुड़ैल खन 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 आवाज बजाती है। चुड़ैल को कभी नहीं देखा, लेकिन जब हम उस पेड़ के नीचे जाते हैं तो भय का जो संवेग है हमारे मन में व्याप्त हो जाता है। पेड़ के पास आने से पहले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा पढ़ते हुए दौड़ के भागते हैं, कहीं पेड़ से चुड़ैल हमारे ऊपर कूद न जाए। भय संवेग है और मूल प्रवृत्ति पलायन है। व्यक्ति पहले पलायन करता है, किसके वजह से? भय की वजह से। मित्रों, काम प्रवृत्ति, यहां पे देखिएगा, काम प्रवृत्ति सेक्स का जो संवेग है कामुकता है। दैन्य आत्महीनता है। दैन्य यहां पर है मूल प्रवृत्ति और आत्महीनता है इसका संवेग। भोजन तलाश, भूख। हम भोजन की तलाश तभी करते हैं जब हमें क्या लगती है? भूख। तो भोजन की तलाश से ही संवेग भूख का क्या होता है? निर्माण होता है। हमें जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? भोजन की तलाश करते हैं। ये हमारे क्या है? संवेग है। तो ये मैकडूगल महोदय ने कहा कि जितनी भी मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसके एक संवेग होते हैं। अर्थात हम लोग वहीं पे चलते हैं फिर से जहां पे थे। हमने बताया यहां पे कि मूल प्रवृत्ति से संबंध किसका होगा? संवेग का होगा। तो मित्रों याद रखिएगा, संवेग का होगा। तो जितनी भी मूल प्रवृत्तियां हैं, मैकडूगल महोदय ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई और 14 मूल प्रवृत्तियों का 14 संवेग है। मित्रों यहां पे अगली विशेषता में देखते हैं, सुख दुख का भाव। सुख दुख का भाव क्या कहता है? संवेग एक सकारात्मक होता है, दूसरा नकारात्मक होता है। जो सकारात्मक संवेग होते हैं, जैसे प्रेम, जैसे वात्सल्य, जितने भी सकारात्मक संवेग होंगे वो हमें सुख प्रदान करेगा, और जितने भी नकारात्मक संवेग होंगे मित्रों वो हमें दुख प्रदान करेगा। अब यहां पर मैंने सकारात्मक और नकारात्मक को, रागात्मक और द्वेषात्मक, भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को 2 भागों में विभाजित किया। इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने, जो भारत के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने संवेग को 2 भागों में विभाजित किया है। आपके सामने स्क्रीन पर रागात्मक और द्वेषात्मक, पॉजिटिव इमोशन और निगेटिव इमोशन, 2 प्रकार के इमोशन रखे गए हैं। और यहां पर सम्मान, भक्ति, श्रद्धा, मित्रता, प्रेम, आसक्ति, स्नेह, वात्सल्य और दया, ये सब सकारात्मक प्रेम है। मैंने बोला था प्रेम हो गया, वात्सल्य हो गई, दया हो गया, स्नेह हो गया, मित्रता हो गया, ये सब किसके हैं? ये सब सकारात्मक है। सकारात्मक को ही रागात्मक बोलते हैं। निगेटिव, नकारात्मक संवेग जो है
उसमें देखिए भय, कायरता, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, गर्व, अभिमान, अधिकार, ये क्या है? ये कैसे संवेग है? ये सब नकारात्मक। इसीलिए जो सकारात्मक या जो रागात्मक संवेग होते हैं यह सुख प्रदान करते हैं, और जो नकारात्मक संवेग होते हैं यह हमेशा दुख प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करेंगे मित्रों? तो याद रखिएगा, दुख प्रदान करते हैं, दुख देने वाले संवेग होते हैं। याद करिए, यदि आपको भय लग रहा है तो क्या भय में आप हंसते थोड़े हैं? आपको घृणा होती है किसी से तो आप हंसते थोड़े हैं? आप कभी क्रोधित होते हैं तो आप हंसते थोड़े हैं? ईर्ष्या हुई किसी पर तो आप ये थोड़े कहेंगे लो मिठाई खा लो, आज मैं बहुत ईर्ष्या में हूं। ऐसा नहीं होता। तो जो नकारात्मक संवेग होते हैं वो दुख देते हैं, और जो सकारात्मक संवेग होते हैं वो सुख देते हैं। तो मित्रों याद रखिएगा, हम लोग फिर उसी लाइन पे चलते हैं जहां पे हम लोग थे अभी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, और अगली विशेषता हमारी है संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति। हर संवेग की क्रियात्मक प्रवृत्ति होती है, वह कोई न कोई क्रिया से संबंधित होती है। कोई न कोई क्रिया से संबंधित का सेंस समझिएगा। किसी न किसी क्रिया से संबंधित का मतलब यहां पे यह है मित्रों, संवेग जो हमारे होते हैं, संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति, संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति, संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति, संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति। क्रियात्मक प्रवृत्ति का सेंस समझिएगा क्या है। क्रियात्मक प्रवृत्ति का सेंस, यदि हम बहुत खुश हैं, यदि हम बहुत खुश हैं तो खुश होने की दशा में, मैकडूगल महोदय का फिर से आप, यदि हम बहुत खुश हैं तो खुश होंगे, तो खुश होते समय मैं ऐसा काम करूंगा जिससे दूसरा भी बहुत प्रसन्न होगा। मतलब जो संवेग होगा उसकी कोई न कोई क्रियात्मक पक्ष होगा। अगर हम बहुत किसी से डर रहे हैं तो वहां पे हम काम क्या करेंगे? पलायन करने का काम करेंगे, भय का पलायन। यदि हम क्रोधित हैं, अगर हमें किसी पर क्रोध आई तो मुझे लड़ाई करने का मन होगा, क्रियात्मक पक्ष है। हर संवेग का एक क्रियात्मक पक्ष होता है। यदि आप किसी पर कामुक हो रहे हैं तो सेक्स करने की इच्छा होगी, यह क्रियात्मक पक्ष है। यदि आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं तो आप जिज्ञासा के कारण हो रहे हैं। कहने का मतलब क्या है मित्रों? हम लोग वहीं पर हैं अभी अभी। देखिएगा, हमारे कहने का मतलब यह था कि संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति होती है। किसी भी संवेग को उठा लीजिए, मैकडूगल ने कहा कोई भी संवेग उठाइए, उस संवेग के आधार पर आपकी क्रिया निर्धारित हो जाती है। संवेग के आधार पर क्रिया निर्धारित, इसलिए संवेग की क्रियात्मक प्रवृत्ति मित्रों याद रखिएगा। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं थी। एक बार फिर से नाम ले लेता हूं। संवेग की व्यापकता, विचार प्रक्रिया का लोपन, शारीरिक परिवर्तन, संवेगों की अस्थिरता, व्यक्तिगतता, संवेगों का स्थानांतरण, सुख दुख का भाव, मूल प्रवृत्ति में संबंध, संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति। मित्रों यह विशेषता थी। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? परिभाषा की। बात करते हैं परिभाषा की। अब देखिएगा, परिभाषा में हम लोग चलते हैं। अगली स्लाइड पे है परिभाषा। बहुत अच्छी अच्छी परिभाषा आपको यहां मिलेगी, उन परिभाषाओं को भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग परिभाषा से पहले मित्रों हम लोग पहले प्रकार की बात कर लेते हैं, फिर हम अभी बात हुई है संवेग की, तो पहले प्रकार कर लेते हैं, फिर परिभाषा देख लेते हैं। अब देखिएगा, संवेग के प्रकार, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से संवेग को प्रदर्शित किया है मित्रों। सबसे पहले अगर हम बात कर लें डेकार्ट महोदय की, तो इन्होंने 6 प्रकार के संवेग बताए।
यदि स्पिनोजा महोदय की बात कर लिया जाए तो 3 प्रकार के संवेग बताए। यदि हम वाटसन महोदय की बात कर लूं तो संवेग के 3 प्रकार बताए। यदि जॉर्ज सोन की बात कर लिया जाए तो 6 प्रकार के संवेग बताए। यदि मैकडूगल की बात कर लिया जाए तो 14 प्रकार के संवेग बताए गए हैं। सबके संवेग यहां पर लिखे हुए हैं मित्रों, इसको भी ध्यान देना है। जैसे यदि हम डेकार्टो महोदय की बात कर लूं तो डेकार्टो महोदय ने यहां पर प्यार, प्रशंसा, घृणा, इच्छा, हर्ष और शोक जैसे संवेग प्रदर्शित किए हैं। यदि हम स्पिनोजा महोदय की बात कर लें तो स्पिनोजा महोदय ने हर्ष, शोक और घृणा की बात कही है, हर्ष, शोक और इच्छा की बात कही है। वाटसन महोदय की बात किया जाए तो भय, क्रोध और प्रेम की बात कही, बस केवल 3 संवेग बताए हैं। जॉर्ज सोन ने भय, खुशी, शोक, इच्छा, क्रोध और लज्जा की बात कही है। मित्रों सवाल यहां पे ऐसे बनता है। अब मैकडूगल महोदय ने 14 प्रकार के संवेग की बात कही है। अभी पिछली वीडियो में आप लोगों ने 14 प्रकार के संवेग को देखा। मित्रों पूछा क्या गया है सवाल में कि डेकार्टो महोदय के अनुसार संवेग कितने प्रकार के हैं, स्पिनोजा महोदय के अनुसार कितने। अब आपसे पूछा कहां गया सवाल एग्जाम में, सवाल में जो एग्जाम में सवाल बना वो बना कि वाटसन महोदय ने कितने संवेगों की बात कही है। तो यहां पर याद रखिएगा कि वाटसन महोदय ने केवल 3 संवेग की बात कही, भय, क्रोध और प्रेम। जॉर्ज सोन ने 6 प्रकार की, भय, खुशी, शोक, इच्छा, क्रोध और लज्जा। और मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। मित्रों यहां पर मैकडूगल का आपको मैं इसके पहले ही दिखा दिया था, लेकिन एक बार फिर आप मैकडूगल को भी देख लें। और मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं और इन 14 प्रकार के संवेगों की 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि संवेग का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो संवेग का निर्माण मूल प्रवृत्ति से होता है। संवेग किससे बनती है, मूल प्रवृत्ति से बनती है। किसी भी संवेग की बात कर लीजिए, यहां पे संवेग दर्शाया गया है और इधर मूल प्रवृत्ति दर्शाई गई है। तो यहां संवेग है और इधर मूल प्रवृत्ति है। संवेग से मूल प्रवृत्ति से संवेग का निर्माण होता है। ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, इनको आपको रटना होगा मित्रों, इसको अपने कॉपी पे लिखना होगा और इसको याद भी करना होगा। अब देखिएगा भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने जो संवेग के प्रकार बताए मित्रों, उसको भी देख लीजिए। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने जो संवेग के प्रकार बताए उनकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। यहां पे देखिएगा भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने 2 प्रकार के संवेग बताए और पहला संवेग है रागात्मक और दूसरा संवेग है द्वेषात्मक। रागात्मक संवेग 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। अब पहला है अपनों से बड़ों के प्रति राग, अपनों से बराबर के प्रति राग, अपनों से छोटों के प्रति राग। इस तरीके के 3 प्रकार के संवेग होते हैं रागात्मक। तो जो अपनों से बड़ों के प्रति होगा वो सम्मान, भक्ति और श्रद्धा होगी। जो बड़ा होता है उसके प्रति सम्मान, भक्ति और श्रद्धा होती है। जो अपने से बराबर के प्रति राग दिखाता है उसमें मित्रता, प्रेम, आसक्ति होती है। और जो अपने से छोटों के प्रति दिखाता है स्नेह, वात्सल्य और दया होती है। उसके बाद जो द्वेषात्मक संवेग है, निगेटिव इमोशन जो होते हैं, वो भी अपनों से बड़ों के प्रति द्वेष, बराबर के प्रति द्वेष और छोटों के प्रति द्वेष। याद करने का तरीका बड़ा बराबर छोटा, बड़ा बराबर छोटा। तो जो बड़ों के प्रति द्वेष होगा उसमें भय, कायरता, घृणा आती है और बराबर के प्रति आएगा क्रोध, ईर्ष्या और जलन। और छोटों के प्रति गर्व होगा, अभिमान होगा, अधिकार होगा। मित्रों याद रखिएगा बहुत सारे लोग गर्व को, अधिकार को सकारात्मक की निगाह से देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा यह नकारात्मक संवेग है मित्र, याद रखना है। अब देखिएगा कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो नैसर्गिक होते हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है जो जन्मजात होते हैं, जैसे भय, क्रोध, आश्चर्य, शोक आदि। एक बच्चा जन्म लेता है और सोते सोते एकाएक भयभीत हो जाता है। छोटे बच्चे, नवजात शिशु की बात मैं कर रहा हूं।
कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो नैसर्गिक होते हैं। नैसर्गिक मतलब जन्म से लेके आते हैं। बच्चा भूख लगी तो क्रोध प्रदर्शित करता है, आश्चर्यचकित होता है, शोक प्रदर्शित करता है। और कुछ संवेग धीरे धीरे विकसित होते हैं, जिसमें ईर्ष्या, प्रेम, घृणा। ईर्ष्या, प्रेम, घृणा बच्चा सीखता है। जैसे जैसे बड़ा होगा लोगों से ईर्ष्या करना सीखता है, घृणा करना सीखता है, प्रेम करना सीखता है। तो कहा जाता है कुछ संवेग धीरे धीरे विकसित होते हैं और कुछ संवेग नैसर्गिक होते हैं, जन्मजात होते हैं मित्रों। तो ये बात थी संवेग की। अब देखिएगा, अब उसके बाद ब्रिजेश महोदय ने, देखिए मैंने पहले ही आते ही बताया था कि संवेग कोई भी व्यक्ति जन्म के समय लेके नहीं आता, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ संवेग ऐसे हैं जो जन्मजात होते हैं। जैसे ब्रिजेश महोदय ने कहा था, देखिएगा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रिजेश, यहां पे बिंदी रहेगी मित्रों, ब्रिजेश के अनुसार संवेग की औसत आयु लिखी गई है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जन्म के समय संवेग केवल उत्तेजना के रूप में होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो संवेग कैसी होती है? उत्तेजना के रूप में होती है। जब बच्चा 3 माह का होता है तो उत्तेजना के साथ उसके एक संवेग बढ़ जाते हैं, आनंद, और दूसरा कष्ट। जब वो 6 माह का होता है तो उत्तेजना, आनंद, कष्ट के साथ साथ क्रोध, घृणा, भय भी बढ़ जाता है। जब 12 माह का बालक होगा तो 12 माह का बालक जब होगा तो उसमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय के साथ साथ स्नेह और उल्लास भी बढ़ जाता है। और जब 18 माह का होता है मित्रों तो उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, भय, स्नेह, उल्लास और एक संवेग और बढ़ जाते हैं, ईर्ष्या। तो याद रखना है। और फिर जब 2 वर्ष का बालक होता है तो 2 वर्ष के बालक में भी वही संवेग पाए जाते हैं जो 18 माह के बालक में पाए जाते हैं मित्रों। तो इस तरीके से संवेग के प्रकार की आज बात हुई है और सारे संवेग के प्रकार की बात हो चुकी है मित्रों यहां पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने संवेग का टॉपिक पढ़ा और यहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश भी की गई। तो आज की जो वीडियो होगी मित्रों यहीं पर समाप्त होगी और हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। फिर अगली वीडियो के साथ हम लोग आएंगे और संवेग के शैशवावस्था में कैसे विकास होते हैं, बाल्यावस्था में कैसे विकास होते हैं संवेग के, और किशोरावस्था में कैसे विकास होते हैं, इस पर हम लोग गहन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।